Hello my dear student, welcome in today's session. So today our lecture number is 17. Previous lecture में हमने स्टडी किया था प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर. उसमें हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल फोकस को डिस्कस किया था. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इमेज फॉर्मेशन इन मिरर कि कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे रहेगा और उस इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड जो रूल्स रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे. तो आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास हम कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे. एक जो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने किया उसका एक रिकैप करेंगे, क्योंकि आपकी क्लास है आई थिंक अराउंड 10 डेज के बाद में आज मैं आया हूँ. ठीक है, तो बीच वाले टाइम में मैं नहीं मानता कि आपने ज़्यादा कुछ एफर्ट किया होगा. तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ 5 to 10 मिनट में. सो देखो बेटा, इस यूनिट को जब सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था तो हमने लाइट की डेफिनेशन स्टडी की थी. आपको पता है लाइट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एनेबल करती है. फिर हमने देखा था सोर्स ऑफ लाइट के अबाउट स्टडी किया था. सोर्स ऑफ लाइट जिस क्या होते हैं, जिनमें से लाइट क्या होती है, एमिट होती है. और हमने कई कैटेगरी पढ़ी थी, लुमिनस सोर्स, नॉन लुमिनस सोर्स, नेचुरल, आर्टिफिशियल. ओके, हम इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. सोर्स ऑफ लाइट वो होते हैं जिनमें से लाइट एमिट होती है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बल्ब हो सकता है, सन हो सकता है, कैंडल हो सकता है. इससे क्या एमिट होगी? लाइट एमिट होगी. और ये मेरे लिए क्या रहेगा? सोर्स ऑफ लाइट. तो आपको पता है कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है उससे निकलने वाली जो रेज है वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में क्या है, ट्रैवल करेगी. वैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उससे लाइट एमिट करती है तो लाइट रे की वेव की फॉर्म में भी निकलती है और रे की फॉर्म में भी निकलती है. लाइट का डुअल नेचर होता है. बट आप जहाँ तक आपके सिलेबस का कंसर्न है, हमें लाइट का रे नेचर स्टडी करना है. वेव नेचर हम क्लास 12th में स्टडी करेंगे. तो कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, फॉर एग्जांपल ये सोर्स ऑफ लाइट है, इससे निकलने वाली जो ये रेज है इनको मैंने नाम दिया था इंसिडेंट रे. ओके, और फिर हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि कोई भी जब भी कोई ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट किससे रिलेट करेगा? इंसिडेंट रे से. और फिर इसी ड्यूरेशन में हमारे पास क्या आ जाता है? मिरर. तो हमने देखा था मिरर क्या था? कुछ नहीं, एक ग्लास था, उसी ग्लास पे एक साइड में हमने पेंट कर दिया था और ये मिरर बन गया था. ठीक है, फिर हम जैसे इस मिरर के सामने कोई सोर्स ऑफ लाइट रखते हैं तो उससे कौन सी रेज एमिट होगी? इंसिडेंट रे. और इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी वो पॉइंट क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. मैं यहाँ पॉइंट P से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. और उस पॉइंट P पे हम क्या है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे 90 डिग्री. एक इमेजिनरी लाइन होती है और उस परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल. ओके, और आपने क्या देखा कि जब भी लाइट मिरर पे आती है तो मिरर उस लाइट का हम यहाँ पे हमें बाउंसिंग बैक फेनोमेना देखने को मिलता है. मतलब ऑब्जेक्ट से यहाँ पे हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है, इससे इंसिडेंट रे एमिट हुई, मिरर से स्ट्राइक करने के बाद में मिरर उसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा और ये रे कौन सी बन जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे. RR, रिफ्लेक्टेड रे. ओके, सो फिर हमने क्या देखा था? इस फेनोमेना को हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, सो बेटा हमने और क्या देखा था? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल रहता है वो कितना रहता है? I. ये जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं I, और ये जो I एंगल होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्या नाम दिया था? एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, और फिर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है R, इस R एंगल को हमने नाम दिया था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, फिर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टडी किए थे. हमने क्या स्टडी किया था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. Yes, all these things lying in same plane. ये सारी की सारी चीजें एक प्लेन में लाई करती है. दिस वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके,
और सेकंड लॉ क्या था अपना, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल रहेगा, ठीक है। और चाहे ये जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, जैसे यहाँ पे मिरर है, रिफ्लेक्टेड सरफेस है, इसकी ज्योमेट्री की कोई भी शेप हो, चाहे ये प्लेन हो, ठीक है, प्लेन मिरर हो, यहाँ पे हमने प्लेन मिरर दिखाया है, मिरर चाहे कर्व्ड मिरर होगा तब भी क्या होगा, एंगल आई और आर क्या रहेंगे, दोनों के दोनों इक्वल रहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने क्या स्टडी किया था, हमने ये तो प्लेन मिरर से रिलेटेड फेनोमेना था। फिर हमने स्फेरिकल मिरर देखा था। स्फेरिकल मिरर के केस में हमने देखा हमारे पास एक ग्लास का स्फीयर था, हमने उसको क्या है कट किया, कट करने के बाद में हमने उस मिरर की एक तरफ क्या कर दिया, पेंट कर दिया। मैंने बल्जिंग इनवर्ड, जैसे मिरर के दो हिस्से हो गए, ठीक है, और बल्जिंग इनवर्ड साइड में इस पे पेंट करूंगा तो ये मिरर कौन सा बन जाएगा, कॉन्वेक्स। और बल्जिंग आउटवर्ड साइड में ग्लास के पोर्शन पे पेंट करूंगा तो ये कौन सा मिरर बन जाएगा, कॉनकेव। मैं एक ही में बना देता हूँ क्योंकि हम इन चीज़ों को बेहद डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ये कॉन्वेक्स मिरर, ये क्या है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, ओके। फिर हम इनमें से कोई भी एक मिरर उठा लेते हैं, जैसे मैंने ये मिरर उठा लिया, ठीक है, कॉन्वेक्स है कॉनकेव अभी तक नहीं पता, जब पेंट करेंगे तब पता चलेगा। मान लो मैंने पेंट यहाँ पे कर दिया, सो ये क्या बन गया, कॉनकेव मिरर। फिर आपने देखा था ये जो मिरर है, इस मिरर का जो मिड पॉइंट है वो क्या कहते हैं, उसको हम पोल कहते हैं। और इस पोल से एक जो लाइन पास करती है उस लाइन को हमने प्रिंसिपल एक्सिस का नाम दिया था। फिर ये जो मिरर है इसके जो साइज है या डायामीटर है उसको मैंने XY से रिप्रेजेंट किया था। तो XY क्या बन गया था, अपर्चर। ये मिरर का डायामीटर, साइज, अपर्चर, कुछ भी आप बोलो वो चलेगा, ठीक है, यही बोलना है और कुछ भी नहीं बोलना, ठीक है। फिर क्या है बेटा, ये जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस। फिर और हमने क्या स्टडी किया था, ये तो मिरर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। फिर क्या है बेटा, ये जो मिरर है आपको पता है ये किसी न किसी स्फीयर का पार्ट है। इसका स्फीयर यहाँ पे कंप्लीट होगा इस लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो इस स्फीयर का कोई सेंटर रहा होगा, इस स्फीयर का सेंटर रहा होगा, और इसी सेंटर को, इसी पॉइंट सी को हमने नाम दिया था सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। फिर आप देखो मैंने क्या बताया था कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं r, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेटा इसको रेडियस ऑफ, देखो ये जो देखो ये जो मिरर है कर्व का कर्व है ना, ये पूरा तो स्फीयर था, स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट लिया तो एक कर्व की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं कि इस कर्वेचर का ये रेडियस है या स्फीयर का रेडियस है। कौन सा स्फीयर, जिस स्फीयर का ये मिरर क्या है, पार्ट है। सो P और C के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा। फिर मैंने आपको एक और चीज भी बताई थी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम फोकस। डिटेल में पढ़ा था लेक्चर नंबर 16, उसमें हमने जो फोकस स्टडी किया था ये वही फोकस है। इसको हम नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। और ये कॉनकेव मिरर के लेफ्ट में होता है और कॉन्वेक्स के क्या होता है, राइट में। क्यों होता है, लेक्चर नंबर 16 आप देख सकते हो, उसमें डिटेल में मैंने बताया था। सो F क्या चीज होता है बेटा, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और फिर एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज फोकल लेंथ। ये क्या होता है, फोकल लेंथ। और एक और मैंने रिलेशन भी आपको बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है कि फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या रहती है, हाफ रहती है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो। तो ये मैंने आपको बताया था। फिर लास्ट पॉइंट पे आते हैं और ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। लास्ट क्लास में मैंने प्रिंसिपल फोकस वगैरह बताया था, तो उसका कॉन्सेप्ट हल्के से एक बार और बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, ओके, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो कॉनकेव मिरर पर जब इंसिडेंट रे आती है, जैसे फॉर एग्जांपल इंसिडेंट रे आती है,
ये कॉनकेव मिरर की तरफ क्या है, इंसिडेंट रे आ रही है, और इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कब आती है, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, मिरर के सामने बहुत दूर हो, मिरर के सामने इन्फिनिटी पे रखा हुआ हो। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तब उससे निकलने वाली रेज एक दूसरे के क्या आएगी, पैरेलल आएगी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और इससे रेज इंसिडेंट रे एमिट होके और मिरर की तरफ आ रही है। और मैंने क्या बताया था आपको, इंसिडेंट रे ये मिरर से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, आगे तो जा नहीं सकती। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद में ये रेज इस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इकट्ठा कलेक्ट हो जाती है, और इस पॉइंट को हमने नाम दिया था फोकस, और ये क्या था, प्रिंसिपल फोकस। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो एक चीज मैं बीच में बताना आपको भूल गया कि ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे से रिलेट करता है। फिर क्या है, आपके पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है, आपके पास में यहाँ पे मैं बना देता हूँ, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रियलिटी में लाइट एमिट हो रही है, रियलिटी में इंसिडेंट रे, कोई भी एक ऑब्जेक्ट उससे रियलिटी में लाइट एमिट हो रही है तो वो रियल ऑब्जेक्ट होता है। और मान लो किसी एक पॉइंट से आपको इंसिडेंट रे लाइट निकलती हुई अपीयर हो रही है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये इंसिडेंट रे तो है बट ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल इंसिडेंट रे, आपको लग रहा है कि यहाँ से लाइट आ रही है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, होगा तो वो ऑब्जेक्ट ही बट दैट विल बी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। फिर मैंने आपको एक और चीज बताई थी, जब कभी भी रिफ्लेक्टेड रे किसी एक पॉइंट पे मीट करती है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, मान लो कि ये रेज किसी मिरर से रिफ्लेक्ट होके आई है और दो रिफ्लेक्टेड रे रियलिटी में मीट करेगी तो वो इमेज का फॉर्मेशन करेगी। वो इमेज कैसी होगी, रियल इमेज। डन। फिर क्या है, आपको दो रिफ्लेक्टेड रे किसी एक पॉइंट पे मिलती हुई अपीयर होगी तो वो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, वर्चुअल इमेज, दैट विल बी वर्चुअल इमेज। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस वाले केस में आता हूँ। कॉनकेव मिरर ले रखा है, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने इन्फिनिटी पे था, इंसिडेंट रे पैरेलल टू ईच अदर आएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद में जिस पॉइंट पे कलेक्ट होगी उसको हम फोकस बोलेंगे। और एक बात बताओ, ये मिरर से स्ट्राइक होने के बाद में ये रेज कौन सी बन गई, रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्लेक्टेड रे रियलिटी में मीट होगी तो यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। कहाँ क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और वो फोकस वाली, फोकस प्रिंसिपल इमेज का फॉर्मेशन होगा, रिफ्लेक्टेड रे रियलिटी में मीट करेगी तो इमेज बनेगी फोकस पे। फोकस तो जस्ट एक लोकेशन होता है, प्रिंसिपल फोकस, और रिफ्लेक्टेड रे रियलिटी में मीट करेगी तो इमेज बनेगी। इमेज किसकी बनेगी, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे जिससे ये रेज आई है इंसिडेंट पैरेलल, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पे। ओके। सो अब एक बात बताओ, ये जो फोकस है ये रियल होना चाहिए या वर्चुअल, रियलिटी में है या वर्चुअलिटी में? एक बात बताओ, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे रियलिटी में मीट करती है तो वो क्या है, रियल इमेज बनाएगी। तो यहाँ पे जो फोकस रहेगा उस फोकस को भी हम क्या बोलेंगे, दिस प्रिंसिपल फोकस इज रियल फोकस बाय नेचर, रियल फोकस होगा ये। ओके, मतलब यहाँ पे लाइट रियलिटी में इकट्ठी होती है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब हम एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, सॉरी कॉनकेव तो हमने ले लिया, कॉन्वेक्स मिरर का केस और देखते हैं। सपोज ये मेरे पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो कहां से पास कर रही है, पोल से, और यहाँ पे दूर कहीं इन्फिनिटी पे, बिल्कुल पास ही दिखाया है, पीछे स्पेस की कमी है, ठीक है। सो अब इन्फिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज कैसे आएगी, पैरेलल टू ईच अदर, और ऑब्जेक्ट से ये रेज आएगी तो दीज रे विल बी इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे जब कॉन्वेक्स मिरर पे आती है तो कॉन्वेक्स मिरर उनको डाइवर्स करता है, प्रॉपर्टी है ना। मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर आर कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर बिकॉज दे स्कैटर द इंसिडेंट रे, मतलब वो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। सो इसीलिए इनको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ये क्या करेगा, इंसिडेंट रे को ऊपर की तरफ डाइवर्स कर देगा, दोनों इंसिडेंट रे को देखो डाइवर्स कर दिया है। और
अब एक बात बताओ, क्या रिफ्लेक्टेड रे रियलिटी में मीट करेगी? नहीं, दो डाइवर्जिंग लाइन कभी मीट नहीं कर सकती। तो अब एक बात बताओ, मैं रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करूं, ये फर्स्ट वाली है, ये सेकंड वाली है, तो ये किसी एक पॉइंट पे मिलती हुई अपीयर होगी, और जिस पॉइंट पे ये मिलती हुई अपीयर होगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? फोकस। और ये जो फोकस होगा ये होगा प्रिंसिपल फोकस तो है, प्रिंसिपल फोकस तो रहेगा किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। तो ये रियल है या वर्चुअल है? क्लियरली दिस इज द वर्चुअल फोकस, ये वर्चुअल फोकस रहता है। सो बेटा क्या है, ये चीज, इस चीज का आपको आइडिया हो चुका है। फिर एक बात बताओ, ये रिफ्लेक्टेड रे मिलती हुई अपीयर हो रही है, तो एक बात बताओ, रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मिलती हुई अपीयर होती है वहां पे किस चीज का फॉर्मेशन होता है? इमेज का। मैंने आपको बताया था यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे से रिलेट करता है, और ये पहले बता चुका हूं मैं, रिफ्लेक्टेड रे इमेज है, इमेज किससे रिलेट करती है? इमेज रिलेट करती है रिफ्लेक्टेड रे से। ओके, सो जब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिलती हुई अपीयर होगी तो इस फोकस पे इस ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। क्या बनेगी? वर्चुअल इमेज। सो बेटा जो प्रीवियस 15 लेक्चर है मैंने 15 मिनट या 16 मिनट में आपको अब तक क्या करवा दिए हैं? रिवाइज करवा दिए हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपने पहले भी पढ़ी होगी, अब अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट भी क्या है काफी क्लियर हो चुके होंगे। अब हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो आपको इस पूरे को नोट करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ये देख रहा है तो वो मेरे जो प्रीवियस 15 लेक्चर है वो देखे तो ये समझ में आएगा। अदरवाइज जो आज का जो टॉपिक हमें स्टडी करना है, जो रूल स्टडी करने हैं इमेज फॉर्मेशन के, वो इसके बाद में करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट अब हम स्टडी करेंगे कॉनकेव मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन के रूल। सो बात हो रही है कॉनकेव मिरर की, तो सबसे पहले हमें कॉनकेव मिरर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये मैंने कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर दिया। ओके, दिस इज माय कॉनकेव मिरर। ड्राइंग मेरी ऐसी है, ठीक है, आप समझ जाना कॉनकेव मिरर है। और ये कॉनकेव मिरर का यहाँ से कॉनकेव मिरर के सेंटर पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पास करती है, और जिस पॉइंट से पास करती है प्रिंसिपल एक्सिस उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पोल। और इस जो मिरर कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा? लेफ्ट में। और इसका फोकस कहाँ होगा? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ओके, सो बेटा क्या है, ये हमने क्या बना दिया है? कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर के केस में जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल क्या कह रहा है? फर्स्ट रूल कहता है कि कॉनकेव मिरर पे इफ एनी रेज फॉल ऑन if any rays which is coming parallel to principal axis, मतलब कोई भी रेज है, कौन सी रेज है? इंसिडेंट रे है। किससे आई होगी? किसी ऑब्जेक्ट से एमिट हो रही होगी, और ऑब्जेक्ट काफी दूर है, तभी तो क्या है वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आएगी? पैरेलल आएगी। और उस केस में क्या है कि ये जो रेज है रिफ्लेक्ट होने के बाद में किस पॉइंट से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। This is the first rule. You're getting my point? If any incident ray which is coming parallel to principal axis after reflection, it will pass through focus. ये किससे पास करेगी? फोकस। और जब वो ये फोकस से पास करेगी तो ये रिफ्लेक्टेड रे बन के पास करेगी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं एडिटिंग के टाइम पे इस वाले जोन में क्या है लिख दूंगा। वीडियो एडिटिंग के टाइम में यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा, पैचवर्क मिलेगा, वहां पे लिखा हुआ होगा। सो नेक्स्ट क्या है? सेकंड रूल। सेकंड रूल के लिए बेटा आपके पास में क्या है? एक और कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर बनाया हमने, और कॉनकेव मिरर के सेंटर पॉइंट जो पोल होता है, पोल से जो रेज पास करेगी ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये आपको पता ही है। मिरर है तो इसका क्या है? एक तो क्या रहा होगा? फोकस, और दूसरा क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर क्या है बेटा? जो फोकस और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल कहता है कि कोई भी रेज जब
मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रेज जब मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, ये कोई इंसिडेंट रे है, ओके, इंसिडेंट रे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने के बाद में मिरर के पास जाएगी, तो फिर ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक होके सेम पाथ को क्या है, ट्रेवल करेगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? मतलब क्या है, कोई भी लाइन इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो ये आएगी तो इंसिडेंट रे बन के, फिर मिरर उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा तो ये सेम पाथ को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करेगी इन अपोजिट डायरेक्शन। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो क्या है, ये सेकंड रूल है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी इंसिडेंट रे पास करेगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करेगी। इसकी डेफिनेशन आपको यहां मिलेगी। फिर थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल क्या है कि आपके पास में ये मिरर है, कह दो सर है मिरर, मिरर है हमारे पास, तो सुबह उठते ही सबसे पहले क्या देखते हैं, मिरर ही देखते हो ना, ओके। सो अब मिरर के सेंटर पॉइंट से क्या पास करेगी बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे मिरर का क्या रहेगा, फोकस, और यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। रूल नंबर 3, थर्ड रूल क्या कहता है, कहता है कि जब कोई एक इंसिडेंट रे है वो फोकस से पास कर रही है, इंसिडेंट रे किससे पास कर रही है, फोकस से। फोकस से पास करने के बाद में वो मिरर के पास जाएगी तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद में दैट रे विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। डेफिनेशन आपको यहां मिल जाएगी। सो थर्ड रूल क्या कहता है, फोकस से कोई भी लाइट पास करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट रे विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। आगे तो इस डायरेक्शन में तो पैरेलल जा ही नहीं सकती क्योंकि मिरर क्या है, उसको अपोज कर देगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि मिरर आगे लाइट को तो आगे जाने ही नहीं देगा ना, ठीक है। तो पैरेलल कहां ऑप्शन बचा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये थर्ड रूल है। फिर बेटा हमारे पास फोर्थ रूल देखेंगे क्या कहता है। रूल नंबर 4 ये कह रहा है कि ये अपने पास में मिरर है, ये अपने पास में मिरर है, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, याद हो चुका है अब तो आपको। ये कौन सा पॉइंट है, पोल, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है, फोकस। फिर क्या कह रहा है कि फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि कोई आपके पास में इंसिडेंट रे है और वो ओब्लिकली किसी थीटा एंगल पे कहां पे आ रही है, पोल पे आने के बाद में वो रिफ्लेक्ट करेगी, क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। आई तो थी वो इंसिडेंट रे बन के, जाएगी वो रिफ्लेक्टेड रे बन के। फिर क्या कह रहा है कि अब पोल पे जब वो रिफ्लेक्ट करेगी तो उस केस में ये वाला, अब देखो जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करेगी वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, यहां हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, नॉर्मल ना। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो कह रहे कि जिस एंगल पे लाइट आएगी, थीटा एंगल पे आएगी, तो थीटा ही एंगल पे ये लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाएगी। या यूं कह दो कि ये एंगल आई होगा तो ये एंगल क्या रहेगा, आर होगा। आई इज इक्वल टू थीटा तो आर इज इक्वल टू थीटा। मतलब फोर्थ पॉइंट आपको क्या कहता है, ये एंगल वाला बनाना चाहो तो ठीक है, ना भी बनाना चाहो तो भी चलेगा। आपको ये कहीं कंफ्यूजन लगती है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। मतलब क्या है कि आपके पास में कोई मिरर है, कॉन्केव मिरर है, उस पे इंसिडेंट रे ओब्लिकली किसी थीटा एंगल पे आएगी, कहां पे, पोल पे, तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? और उस केस में ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करेगी, फॉलो करेगी। इसकी डेफिनेशन आपको यहां मिल जाएगी। सो उम्मीद करता हूं इन चारों डायग्राम की डेफिनेशन आपने जो यहाँ पे गिवन है वो नोट कर ली होगी। ओके, सो अब स्टडी करते हैं आगे। अब क्या है कि आपने नोट कर लिए होंगे सारे के सारे रूल, 4 के 4 रूल आपके टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा,
ठीक है, ताकि आपको कहीं पे भी ऐसा ना लगे कि आपको क्रैम करना पड़े, क्योंकि फिजिक्स को आप जितना कॉन्सेप्चुअली स्टडी करोगे, रीड करोगे, आपको ये उतनी ही अच्छी लगेगी। ओके, सो मैं फर्स्ट केस की बात करता हूँ। तो फर्स्ट केस में ये जो है इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है और रिफ्लेक्ट होके इस पैटर्न में जा रही है। क्या है? इस पैटर्न में जा रही है। तो क्या मतलब ये इसी पैटर्न में क्यों गई? कोई लॉजिक है ना, है या नहीं? कोई आपको ऐसा लग रहा है कि इसका कोई रेलेवेंट लॉजिक है या नहीं है? इसका लॉजिक है बेटा। देखो कैसे, मैं फर्स्ट केस को हम इसका है ना थोड़ा सा डीएनए स्टडी करते हैं, ठीक है। ये आपसे सीबीएसई एक्सपेक्ट नहीं करता है, बट आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने के लिए ये चीज समझनी बेहद जरूरी है। आपके पास में यहाँ पे ये डायग्राम आप ना भी बनाओ तो भी चलेगा, ठीक है, ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज है। आपके पास में कॉनकेव मिरर है, ओके, और इस कॉनकेव मिरर को मैं थोड़ा सा ऊपर ही बना देता हूँ, ठीक है। देखो रब भी करना पड़ गया, ये कॉनकेव मिरर यहां बना दिया, ठीक है। एक आप जब ये कॉनकेव मिरर बनाते हो, ठीक है, तो जब आप इसका F और C ड्रॉ करोगे ना, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। दिक्कत कैसे आएगी? कभी F आप आगे बना दोगे, कभी C पीछे बना दोगे। तो बेस्ट मेथड क्या है? आप क्या करो, सबसे पहले आप एक सर्कल बनाओ, ठीक है। क्या बनाओ? सर्कल बनाया। सर्कल यहाँ पे आप सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होगा। आपने मान लो कितना रेडियस लेके सर्कल बनाया? 4 सेंटीमीटर। सपोज करो आपने सर्कल बनाया 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लेके आप पूरा का पूरा ऐसे सर्कल बना दो, ठीक है। फिर आप क्या करो, जितना आपको मिरर बनाना है उतना रख लो, बाकी को क्या कर देंगे? रब कर देंगे। तो आपके पास में ये पॉइंट क्या गया? C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फिर आप क्या करोगे? एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दो। फिर मिरर के जिस पॉइंट से पास करेगी वो क्या होगा? पोल। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या आ गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया एक तरीके से। फिर आपको फोकस बनाना हो तो फोकस कहां बनाओगे? बेटा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फोकस होता है, तो फोकस बनेगा यहां से 2 सेंटीमीटर या यहां से 2 सेंटीमीटर। जब ऐसा करोगे ना, कभी भी ये आपके डायग्राम गलत नहीं होंगे। अदरवाइज जब ये डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा जब इमेज फॉर्मेशन हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बेस्ट मेथड तो ये है। बाकी आप जितना भी विदाउट आप अच्छे एक्यूरेसी से कर सकते हो बिना सर्कल बनाए तो करो, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि वो सर्कल बना के ही करो, ठीक है। सो फर्स्ट केस की बात कर रहे थे हम, इस वाले केस की। तो यहाँ पे बेटा मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास हुई? फोकस से। फर्स्ट रूल क्या कहता था कि ऑब्जेक्ट यहां इस मिरर के सामने है, इन फ्रंट में है। ये बात देखना इंपॉर्टेंट है। जब मिरर के सामने बिल्कुल ऑब्जेक्ट होगा, मिरर से काफी दूर, बहुत ज्यादा डिस्टेंस को हम इनफाइनाइट बोल देते हैं, तब ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे एमिट होगी। इंसिडेंट रे एमिट हो रही है इस तरीके से, कई सारी इंसिडेंट रे एमिट होगी, बट मैं क्या है एक ही दिखा रहा हूं, ठीक है। ये इंसिडेंट रे एमिट हो रही है, ओके। और इंसिडेंट रे आपको पता है जाके मिरर को किसी पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी, और वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बेटा प्लेन मिरर को मत भूलो, बहुत काम की चीज थी। प्लेन मिरर ये था, ओके। यहां पे ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से कौन सी रेज निकली? इंसिडेंट रे। किस पॉइंट पे स्ट्राइक की? पॉइंट पी पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और फिर ये फिर क्या है? ये रिफ्लेक्ट कर जाती है और रिफ्लेक्टेड रे बन जाती है। और पॉइंट पी पे हम क्या एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और ये क्या है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतनी ही वैल्यू होती है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है आर। मतलब आई और आर क्या रहते हैं? इक्वल। और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बना रहा है, ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा? यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। जब इंसिडेंट रे मिरर पे स्ट्राइक करेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई इंसिडेंट रे ऐसे चलती हुई, और पॉइंट पी पे स्ट्राइक की, तो पॉइंट पी उसका क्या बना? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर की और क्या क्या चीज होती है? यहाँ पे इसका क्या होगा? कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे इसका क्या होगा?
फोकस। ये 3 पॉइंट तो होंगे, पोल भी होगा, फोकस भी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। अब एक बात बताओ, अब इंसिडेंट रे पॉइंट पी पे आई, पॉइंट पी उसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब नॉर्मल कहां होगा? क्या यहां पे नॉर्मल आप ड्रॉ कर सकते हो? सोच के देखो, क्या नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो? बेटा नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो ये जो मिरर है ये स्फीयर का पार्ट है, कॉनकेव मिरर, तो इसका स्फीयर कहीं यहां पूरा होता है इस तरीके से, ठीक है। मैं आपसे कहूं कि ये जो स्फीयर होता है, ये स्फीयर का जो सेंटर से, स्फीयर के सेंटर से, मैथ का कॉन्सेप्ट है, स्फीयर के सेंटर से पॉइंट P को जो लाइन ज्वाइन करती है, पॉइंट P मतलब स्फीयर के सेंटर से स्फीयर के सरफेस पे जो लाइन ज्वाइन करती है वो स्फीयर पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। व्हाट डज इट मीन? ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये हमारा क्या है? नॉर्मल है। कर्व्ड मिरर के केस में, स्फेरिकल मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में ये हमारा क्या है? नॉर्मल है। तो एक बात बताओ, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में क्या बनता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब मजा आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक है। फिर आपको पता है ये जो इंसिडेंट रे है ये मिरर से रिफ्लेक्ट करेगी और नॉर्मल के साथ में उतना ही एंगल बनाएगी जितना इंसिडेंट रे ने बनाया। तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ जाएगी। क्या आ जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास करेगी? फोकस से। ऐसे फोकस से पास करते हुए दिखा देंगे। पैरेलल वाली रेज कहां से पास करेगी? फोकस से। और यहां पे ये कौन सी रेज बन चुका है? ये रिफ्लेक्ट होने के बाद में रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां पे क्या रहेगा बेटा? ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में क्या बनेगा? एंगल आर। मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ज्योमेट्री का कोई सीन नहीं है, चाहे प्लेन मिरर हो या कर्व्ड मिरर हो, वो ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करते। ओके, सो ये कहानी इस तरीके से होती है। अब ये आपको समझ में आ गया? दोनों को कोरिलेट करके देख सकते हो। आप इतना भी याद करोगे, इंसिडेंट रे कॉनकेव मिरर पे आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से पास करेगी तो भी चलेगा। इसको समझोगे टेक्निकली कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है तो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। फिर नेक्स्ट रूल की बात करते हैं बेटा। रूल नंबर हमारे पास है सेकंड रूल। ये वाला आपको नोटबुक में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये इस वाले की रिक्वायरमेंट है और इसकी जो डेफिनेशन जो आप पीछे लिख चुके होंगे वो। फिर सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं। यहां पे मेरे पास कॉनकेव मिरर है, ओके बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पे पोल, यहां पे फोकस, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपने क्या बना दिया है? मिरर। सेकंड रूल क्या कहता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई इंसिडेंट रे पास करती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में कहां से पास करेगी? वापस उसी पाथ को, ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। देखो यहां पे, अब एक बात बताओ, मैं प्लेन मिरर का केस डिस्कस करता हूं, ठीक है, मजा आएगा प्लेन मिरर का पढ़ने में, फिर इससे कंपेयर करेंगे हम। प्लेन मिरर के केस में मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको समझाना चाह रहा हूं। यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे क्या है? इंसिडेंट रे यहां पे ऑब्जेक्ट है, यहां पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे एमिट हो रही है और इंसिडेंट रे परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है किसी मिरर पे। तो उस केस में क्या होगा बेटा? ये इंसिडेंट रे मिरर को किसी पॉइंट P पे स्ट्राइक करेगी और पॉइंट P पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो नॉर्मल तो ऐसे ही बनेगा पॉइंट P पे, ठीक है। इंसिडेंट रे ऐसे आएगी मिरर पे और वो नॉर्मल के अलोंग आई है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना? मतलब नॉर्मल BC डायरेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस BC, नॉर्मल BC डायरेक्शन में और एंगल ऑफ जो इंसिडेंट है वो BC डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना? 0। दोनों एक ही कोलिनियर हो गए, दोनों एक ही लाइन में हो गए। और रिफ्लेक्शन के बाद में आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा।
तो रेज ऑफ लाइट नॉर्मल के साथ में जीरो एंगल पे ही जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ ऊपर की तरफ जाएगी, तो इंसिडेंट रे ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी। ओके, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना बनेगा, जीरो। ठीक है, मतलब नॉर्मल के अलोंग जब भी इंसिडेंट रे आएगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक होकर नॉर्मल के अलोंग ही अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर जाएगी। ठीक है, अब हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। ठीक है, मेरे पास क्या है, यहाँ पे क्या है, हाथ में मार्कर और कुछ नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट से क्या एमिट होगी, इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे भी ऐसी जो कहां से पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है उससे निकलने वाली इंसिडेंट रे कहां से पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, कोई बात नहीं, पास कर सकती है, बिल्कुल ये पास कर रही है ऐसे। ठीक है, और ये मिरर को किस पॉइंट पे जाके स्ट्राइक कर रही है, मिरर को स्ट्राइक कर रही है किसी पॉइंट, अच्छा यहां पे हमने ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस P कर दिया क्या, यहाँ पे P डैश कर देते क्योंकि P तो हमने पोल लिया हुआ है। तो ये क्या है, इस वाले केस में भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके मिरर को किसी P डैश पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, और ये P डैश पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो होता है जहां पे लाइट स्ट्राइक करती है मिरर पे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो अब एक बात बताओ, अब क्या होगा, ये तो इंसिडेंट रे थी, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लगाएंगे तो हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल ड्रॉ करो, पॉइंट P पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट P को आप कहां से कनेक्ट कर दोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मतलब क्या है, ये जो मिरर है, कॉनकेव मिरर है, किसी स्फीयर का पार्ट था, तो जो स्फीयर का सेंटर है उससे उसके सरफेस पे कोई भी पॉइंट है, उससे जो लाइन टच करेगी वो उस पे क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल कहां बन जाएगा, ये वाला नॉर्मल ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये स्फीयर दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती ऐसे, यहाँ ये स्फीयर आप इसको रब कर सकते हो, आपको ज्योमेट्री ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रही है। ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल। फिर क्या है बेटा, अब नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट रे आई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे कितना होगा, जीरो। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जीरो। तो वापस फिर रिफ्लेक्ट करेगी तो रिफ्लेक्ट भी इसी तरीके से करेगी ना कि उसका R जीरो हो। तो R जीरो कब होगा, जब नॉर्मल के अलोंग जाएगी, तभी तो R क्या होगा, जीरो होगा। सो इस केस में एंगल R कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी इंसिडेंट रे पास करेगी तो रिफ्लेक्ट बैक करेगी, तो वापस वो किससे पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगी। ओके, सो अब अपने पास रूल नंबर 2 तो कर लिया, रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 क्या कहता है, अब मेरे पास स्पेस की थोड़ी सी कमी है। ठीक है, और वैसे भी आपको नोट नहीं करना है, मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, अब आपको मजा आने लग गया होगा ना, क्योंकि फिजिक्स को आप जितना ज्यादा टाइम दोगे, फिजिक्स आपको उतना ही ज्यादा मजा देगी। ठीक है, फिर क्या है, थर्ड केस की बात करेंगे। तो सेकंड केस था, थर्ड केस में यहां बना दूं, चलेगा। ये मेरे पास क्या है, एक छोटा सा प्यारा सा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और इससे जो इसके सेंटर से जो लाइन पास कर रही है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। अब कुछ और पॉइंट भी बना दो, यहाँ पे इसका फोकस है, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कहता है कि आपके पास में ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ है कि उससे निकलने वाली रेज कहां से पास कर रही है, फोकस से। तो ये रेज कौन सी होगी बेटा, इंसिडेंट रे। और यहाँ पे किस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी, P डैश पे। अब P नहीं लिखूंगा, एक बार मिस्टेक कर दी है। ठीक है, सो फिर क्या है, अब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे ड्रॉ करेंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्रॉ करने के लिए पॉइंट P को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दूं इस लाइन को, इमेजिनरी लाइन को, तो ये लाइन क्या रहेगी, नॉर्मल। सो
इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल रहेगा, यहाँ पे जो छोटा सा एंगल है, आप जूम करके देख लेना, ठीक है, नैनो साइज में बन गया काफी छोटा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल आई। और फिर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद में रेज ऑफ लाइट ऐसे ट्रेवल करेगी। तो जब हम देखेंगे कि ये जो एंगल है, कुछ ज्यादा ही टेढ़ी बना दी है मैंने, रेज ऑफ लाइट ऐसे ट्रेवल करेगी और ये रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी। और आप देखना जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये चीज हम मेजर कर चुके हैं कि ये वाला जितना ये एंगल आई है उतना ही ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है आर। ओके, सो दिस वाज द थर्ड केस। और फाइनल केस, लास्ट केस की ओर बात कर देते। मैंने आपको यही बता दिया था लेकिन थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं बेटा। मेरे पास कॉनकेव मिरर है, कह दो सर आपके पास है ही क्या, सिर्फ कॉनकेव मिरर है। और ये क्या है, नहीं आप प्यारे प्यारे बच्चे भी हो सारे के सारे, ठीक है। सो यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब क्या कह रहा है बेटा, ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे है और इंसिडेंट रे इस तरीके से आ रही है मिरर पे कि वो कहाँ जा रही है, सीधी मिरर पे, कहीं पे भी जा रही है, मिरर पे भी जा सकती है, फोकस पे भी जा सकती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी जा सकती है, इनके बीच में भी जा सकती है। मतलब आप समझ गए ना, ठीक है। ये तो हम रूल स्टडी करें, मतलब ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे एमिट होके पोल की तरफ जा रही है और पोल पे गई तो पोल अब उसका क्या बन गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब अब ये जो पोल है ये क्या चीज है, पोल भी है और ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी, दोनों का काम करेगा। अब पोल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता क्या है, मिरर पे जिस पॉइंट पे लाइट स्ट्राइक करती है वो। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ करना हो तो कैसे करोगे, ये पॉइंट पी है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग क्या है, एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। क्यों आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहीं से पास हो सकती है ना, जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लाइन खींचेंगे। टेढ़ी खींचूंगा तो सेंटर ना तो ऊपर ना नीचे, सेंटर तो यहाँ पे है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, इस चीज का ध्यान रखना। सो फिर क्या होगा बेटा, और ये जो फिर इंसिडेंट रे है फिर रिफ्लेक्ट, ये नॉर्मल बन गया, फिर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये रेड कलर वाला नॉर्मल बना है। रेड कलर वाली जो लाइन है आपको दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है तो जूम कर लेना, ठीक है। वैसे आजकल जूम के बगैर काम नहीं चलता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लॉकडाउन का टाइम है। तो ये वाला एंगल क्या रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर जब रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड रे। अब भी जितना एंगल इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ बनाया था, अब भी रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ में उतना ही एंगल बनाएगी। आई इज इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे, आई इज इक्वल टू आर। So my dear student, it was all about rule for image formation in concave mirror. आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जाके इसमें इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो मेरे से पूछना और अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।